विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं परेड जम्मू में मौजूद हूं, भारतीय मज़दूर संघ के हेड ऑफिस में, जहां मेरे साथ जो है भारतीय मज़दूर संघ के जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख हरबंस चौधरी साहब बैठे हुए हैं। आज एक प्रेस वार्ता होने जा रही है यहाँ पर। आइए सबसे पहले जो है वो पूछते हैं हरबंस जी को। आपका खैर मकदम है सर। पहले ये बताइए, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या वजूहात थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ खास है इसमें? सर ऐसे है कि जो हमारा आंगनवाड़ी वर्कर्स या दूसरे बर्निंग इश्यूज़ हैं, हम उनको गवर्नमेंट के समक्ष लाना चाहते थे। रिपीटेडली पहले भी ला रहे हैं और अभी जस्ट लाइक रिमाइंडर टाइप है, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो उनको ओवरनाइट ही रात को, मतलब 30 तारीख को उन्होंने एक आर्डर निकाला कि दोज हु आर मोर देन 60 ईयर वो घर चले जाएँ। पर उनका कोई रिहेबिलिटेशन या उनका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं बनाया। HR पॉलिसी बना दी, वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाई, पर किसी को भी जो स्टेक होल्डर हैं उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। और अभी हमें जो 40 साल हम लोगों ने काम किया है, 75 में जहाँ वो स्कीम आई थी ICDS की, तो अभी लोगों को बोला जा रहा है घर चले जाओ, घर चले जाओ। तो हम तो ये कोई ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी बनाई जाए, उसमें हमें कोई रिटायरमेंटल बेनिफिट दिए जाएँ, और जो बाकी स्टेटों में जैसे लमसम पैसे दिए जाते हैं हमें यहाँ भी मिलने चाहिए। और दूसरा है कि 60 ईयर जैसे ये बोल रहे हैं, तो बाकी स्टेटों में 65 ईयर मैक्सिमम स्टेटों में जो है उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो एक तो हमारा ये इशू था। दूसरा है हमारा था ये जो डेली वेजर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स को पिछले 200-250 दिन से वो स्ट्राइक पे मतलब एजिटेशन कर रहे हैं। हमारा मानना है, और जो सरकार है इन्होंने जो पहले भी अनाउंस किया था कि अलग अलग टाइम पे इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशनें दी हुई हैं, तो इन्होंने बोला था 2001 में जितने लोग हैं उनको रेगुलराइज किया जाए पहले। फिर उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई कि 2005 तक जितने भी लोग हैं PHE है या दूसरे डिपार्टमेंट्स में उनमें किया जाए। जो बाकी वाले डिपार्टमेंट्स में उनमें तो तकरीबन उनको रेगुलराइज करने का एक प्रोसीजर रखा हुआ है। PHE जो है यहाँ पे एक तो गिनती अभी बढ़ती जा रही है, और जो पहले जो रिकमेंडेशन थी कि जो 94 के बाद लगे हुए और एक और मैक्सिमम 2005 तक जितने भी हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, तो वो भी अभी नहीं किया है। अभी पिछले दिनों 2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये एक बेंच ने फैसला दिया था कि जो 2001 तक लोग लगे हुए हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, वो क्वालिफाई करते हैं। और फर्दर जो आगे 2005 के आगे जो लोग हैं उनको 520 में एडजस्ट किया जाए। तो ये सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है और लोग परेशान हैं। ऐसे ही हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे जो जितनी भी जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में डिस्करेज किया जाता है, और बाहर के जो लोग हैं वो भी अपने सिटीजन ही हैं। पर हमारे जो इंडस्ट्री जहाँ लग रही है तो बेनिफिट हमें लोगों को भी मिलना चाहिए। वहाँ हमारे लोगों को नौकरी पे डिस्करेज किया जाता है, नहीं लगाया जाता है। सेम ही जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, इसमें भी आप रोड पे भी देख सकते हो कि बाहर के लोग सारे काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को काम पे नहीं लगाया जाता है। ऐसा ही हमारा जो PF है, पहले तो J&K EPFO था, उसके बाद अभी सेंट्रल EPFO आया 2019 के बाद। वहाँ हमारी डिडक्शन हो रही है। जो पुअर वर्कर्स हैं जिसका कोई 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो जब वो अपना विदड्रा करने जाता है तो उसमें TDS लगा लिया जाता है। तो हमारी ये मांग है, जो महकमा जहाँ EPFO का चल रहा है, कि वो उनको ब्रॉड एक अपने पेपर में या सभी जगह ऐड देनी चाहिए, अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए किस ग्राउंड पे वो टैक्स काटते हैं और किस तरीके से उससे वर्कर को बचा जा सकता है। तो ये जो वहाँ दूसरा और भी है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसके लिए भी लोगों को कल आना वाला ये कल्चर है EPFO में भी चल पड़ा है। ये हम इसका विरोध करते हैं। वहाँ हम तो सोचते थे कि जो सेंट्रल EPFO है वहाँ कोई भी कोई डिमांड लेके जाए तो वो इमीडिएट हल होगी। तो लोगों को करेक्शन करने के लिए हमारे कई इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, छुट्टियाँ लेके आते हैं बेचारे, तो वो बोलते हैं या उन्होंने बोला अगले हफ्ते आओ, अगले हफ्ते आओ। तो ये चीज़ें सारी हैं, उसको हम करने के लिए यह सारा किया है। दूसरा हमारा कवरेज भी नहीं है, PF में ESI में बहुत अंडर कवरेज किया हुआ है। तो इनके अपनी भी वो कंपल्सन होगी, जो जाते नहीं है वहाँ पे। तो वो हमारा ये भी डिमांड है कि जो जितने भी वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए हमने ये आज पूरा गवर्नमेंट के ध्यान में लाने के लिए किया है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हम आने वाले टाइम में जितने भी जो लोग इफेक्टेड हैं, सभी जो हमारी शक्ति है उसको हम चैनलाइज करके
तो एक लॉन्ग प्रोसेस में एक एजिटेशन शुरू करेंगे, जिसका सरकार जो भी आया है उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा उसका। सर, आपने कहा कि जैसे आंगनवाड़ी का आपने लिया कि 60 साल के बाद जो है वो उनको निकाला गया, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, डिपार्टमेंट्स का नाम लिया जिनकी रेगुलराइजेशन की बात आप कर रहे हैं, पेंशन की बात आप कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड को भी आपने मेंशन किया। जैसे आंगनवाड़ी के लोग हैं, 60 साल के बाद हर डिपार्टमेंट जो है वो रिटायरमेंट देता है, लेकिन आंगनवाड़ी लोग तो किसी पॉलिसी के तहत थे, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं थे जिनको निकाला गया है। उसके अलावा आप बात करोगे जो बाकी इस वक्त डेली वेजर्स परमानेंट होने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस वक्त इन जो रेगुलराइजेशन बेस पर जो ये एम्प्लॉयज़ लगते हैं, जो प्रोबेशनल बेसिस पे एम्प्लॉयज़ लगते हैं, इस पॉलिसी को गवर्नमेंट एबॉलिश करने वाली है। तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये जो एजिटेशंस अभी तक हो रही हैं, या आपने जो सारों को मिलकर एक नई एजिटेशन शुरू करनी है, ये कहाँ तक सफलता हो सकती है? देखिए, सरकार पे दबाव बनाना तो हमारा फ़र्ज बनता है। दूसरा, जहाँ इस समय जो है जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, वहाँ जहाँ स्टेट का जो स्टेक होल्डर हैं उनकी कोई से भी नहीं है, क्योंकि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, एडवाइज़र साहब हैं, यही सारा करता धरता हैं इस समय। तो लोकल टच इसमें है कोई नहीं है। तो हमारा जो आने वाले समय में अगर इलेक्शन भी आएगी तो ये सारी चीज़ें वहाँ इम्पैक्ट भी डालेंगी। तो ये सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो उनको भी सोचना चाहिए कि जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ह्यूमन फेस देना चाहिए। खाली ये नहीं है कि हम ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चले। आपने इतने लोगों को एंगेज किया हुआ है और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और हर जगह आप अबॉलिश करते जा रहे हो पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो उसका सही तरीके से करना चाहिए, जिसमें लोगों को भी लगे, अपील लेवल लगे कि हाँ ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। खाली आप अपने कमरे में बैठ के, एक मीटिंग रूम में बैठ के तो ये डिसीजन ले रहे हैं, ये लोगों के गले उतर नहीं रहा है, और हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। आप पिछले दिनों देख लीजिए कितनी बार जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं इंस्पेक्टर का, एक्साइज का, दूसरे तीसरे, तो सभी जगह वो क्या हुआ कि एक सामने आ गई बात कि भाई पेपर ठीक नहीं हुए हैं। तो इसके लिए कोई जो लोग पकड़े जाते हैं उनमें बिजी वाला कोई एक्शन भी होना चाहिए उन पर। खाली पकड़ा, चार्जशीट किया, ये वो, तो उसके बाद सारा वही चलता रहता है। तो ये सामने आनी चाहिए चीज़ें जो लोगों में लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज़ है यहाँ पे। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम करने जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक सर, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, हम पर्टिकुलरली अगर यूथ की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा बीजेपी की पर्टिकुलरली हुकूमत आने के बाद अगर जे.एंड.के स्टेट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो, यूथ की एम्प्लॉयमेंट, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक ऐसी स्थिति देखी गई है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी वैसा निज़ाम नहीं है जैसा बीजेपी से पहले था। इवन पूरे देश की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर देश का युवा ही जो है वो इस वक्त एक फ्रेशर के तौर पर नौकरी लेने में नाकाम है, ये कहाँ तक सही है कि वो जो डेली वेजर्स है या फिर वो जिनकी अभी तक कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी ही नहीं है, या फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें 60 साल के बाद भी जो है वो पेंशन वगैरह दी जाए, या और जो भी मांगे ये कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही हो सकता है जबकि देश का सारा युवा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है? देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में नो डाउट पिछले दिनों सरकार ने काफ़ी वैकेंसीज फिलअप भी की हैं पिछले 3-4 साल में। अगर उसकी क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो थाउजेंड्स में हैं वो भी। और उसमें ये भी चीज़ है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट किसी सिफारिश के या ऐसे लगे हैं, मतलब इसमें जो ट्रांसपेरेंसी थी। हाँ, पर अभी जो ये पेपर जो जैसे लीक हुए हैं और उसमें सारा टाउट्स या एजेंट टाइप लोग आ गए हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमारी ये भी डिमांड है कि जितना भी हमारे आउटसोर्स किया जा रहा है आज की डेट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि जितने भी लोग लगते हैं उनको थ्रू प्लेसमेंट एजेंसी लिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि जैसे अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने किया कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट करके, तो जितने लोग वहाँ लगते हैं उस डिपार्टमेंट के थ्रू लगते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी रहती है। एटलीस्ट ये नहीं है कि जो आज की डेट में है, जहाँ आप कोई भी पब्लिक सेक्टर में जो आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, तो वहाँ अगर लगना है तो वो 30-40-50 हज़ार रुपया वो एजेंट लेता है या वो कंपनी लेती है जिसमें पब्लिक सेक्टर में लगना हो। तो वो जो हम प्रपोजल जैसे हरियाणा में हुआ है, ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर कहीं नौकरी मुझे लगी भी है आउटसोर्सिंग के थ्रू, मुझे ये नहीं है कि साल के बाद आप बाहर निकाल दो, मेरा कोई वजह हो गई, मेरा कोई मिसकंडक्ट हो तब तो ठीक है, अदरवाइज मुझे
सिक्योरिटी रहनी चाहिए। आज की डेट में कुछ भी नहीं है। हम लगते हैं अगर किसी जगह 30,000 रुपये या 20,000 रुपये सेंटर का जो मिनिमम वेज है वो इम्प्लीमेंट होता है, और साल के बाद और कंट्रैक्टर चेंज हो जाता है, प्लेसमेंट वाला दूसरा आता है, फिर मैं उसके आगे हाथ पैर बांधता हूँ, वो मेरे से पैसे मांगता है। तो हमारी ये मांग है कि जो हमने बाकी मतलब हरियाणा में जैसे एक मॉडल तैयार किया, हमारी स्टेट भी करे, तो कम से कम जो भी लोग हैं उसको रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट मिले, और ये जो जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, इसका जैसे अभी पिछले दिनों कहा जा रहा है कि हम इसको पूरा मैन पावर को वर्कआउट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ खाली जगह है उनको नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन के दौर में चला जाता है। फिर थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जो बात कर रहे थे हरबंस लाल जी है, हरबंस चौधरी जी है, जो भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर के प्रमुख है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मेन इशू है जो इस वक्त एजिटेशंस और प्रोटेस्ट्स या फिर मुजाहरा का है जो चल रहा है, आंगनवाड़ियों का है, बाकी लोगों का बहुत सारों का है, उन लोगों के हित में इन्होंने बात की और ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में अगर हुकूमत ने कोई ठोस कदम ना उठाए तो मिलकर एक एजिटेशन जो है वो स्टेट वाइड जो है वो शुरू की जाएगी, जिसका खामियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। आता है भारतीय मजदूर संघ की ओर से आपको तकलीफ दी गई है, इनविटेशन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्निंग इश्यूज हैं, इसके लिए हमने एलजी साहब को सितंबर में भी मांग पत्र दिया था, और इसी हफ्ते फिर हमने एक मांग पत्र बना के पूरा उनको दिया था। इसमें एक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो ऐसा जो HR पॉलिसी आई है, एक वो वाला इशू है, दूसरा डेली वेजेस का इशू है, तीसरा जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसका इशू है, चौथा जो PF ESI जो है बिल्कुल पुअर कवरेज है उसकी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका इशू है, पांचवा जो है वो अपना जो मिनिमम बेस रिवाइज किया है इन्होंने, लेकिन उसके साथ BDA का कोई प्रोविजन नहीं रखा है। ये सारे इशू जो हम लेके आज जो मांग पत्र जो हमने दिया उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिमाइंडर देने जा रहे हैं सरकार को कि आपके माध्यम से ये उनको एक बार जागे। और भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर पूरे सीरियस तरीके से इस एफर्ट्स के साथ ये लगा हुआ है कि इस काम को किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो इन्होंने HR पॉलिसी लाई है, ये जो इन्होंने रातों रात इसको बना दिया, जो 40-42 साल लोग काम करते हैं फील्ड के अंदर, सारा जीवन दे दिया उनको, एक ही वन स्ट्रोक में घर चले जाओ और बिना कुछ दिए। और हम ये इस बात को मना नहीं करते कि रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे बाकी के स्टेट्स के अंदर जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को लागू नहीं करते हैं। बाकी प्रदेश जो भारत के अंदर हैं 65 ईयर एज है, और उसके साथ साथ 65 साल के बाद कुछ स्टेटों में फिजिकल फिट है जब तक, क्योंकि ये स्कीम वर्कर है, ये सोशल वर्कर हैं, जैसे हैं ये अपने राजनीतिक नेता हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी 65 साल उम्र है, तो बाकी की स्टेटों में 65 साल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की उम्र है, और जाति दफा वो कुछ ना कुछ इनको लमसम अमाउंट देते हैं। जैसे बंगाल के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को 3 लाख रुपया दिया जाता है। इसी तरीके से ये वर्करों को हरास कर रहे हैं। जो CDPOs हैं, सुपरवाइजर हैं, ये बर्बली तरीके से उनको बोलते हैं यहाँ रिकॉर्ड जमा करो जी, यहाँ से सेंटर छोड़ दो जी, लेकिन लीगली तरीके से ये जिस तरीके की उनकी अपॉइंटमेंट की है उसी तरीके से उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर दे। हम जाने या ये जाने या सरकार जाने वो हम देख लेंगे। मेरा साहब बहनों से भी निवेदन है कि ऐसे हमने घर नहीं जाना, अपना सेंटर नहीं छोड़ना। नंबर 2 इशू है इनका जो पेंडिंग वेजेस है, 1.5 साल का जो स्टेट का शेयर पेंडिंग है, पिछले 8 महीने से सेंटर का शेयर पेंडिंग है, और डेली वेजेस का इशू है, वर्निंग इशू है, और ये काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं और काफ़ी सालों से पेंडिंग है। कमेटी पे कमेटी बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे सब कमेटी रिपोर्ट आई थी 2009 के अंदर, डेली वेजर को फेज मैनर में पक्का करने की बात कही गई थी। उसी संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर भी आया हुआ है 2018 के अंदर कि वर्कर की 3 कैटेगरी उन्होंने डिफाइन किया, उसमें इनको परमानेंट किया जाए। ये टाइम पास वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल का बोल रहे हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जाने वाला है, उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और 90% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई और जम्मू कश्मीर सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है भारतीय मजदूर संघ सारी शक्ति को चैलेंज करके तो ये आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदार जो है LG सरकार, LG एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और एडवाइजर साहब, ये लोग होंगे। क्या होगा इसका अंजाम,
क्या भारतीय मजदूर संघ अपने इस कार्य में जो सफल हो पाएगी, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा।